हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस तक हम लोग पूरा डिटेल में सारे इलस्ट्रेशंस डिस्कस करके क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी सीखे कि कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का, उसका फॉर्मेट क्या है, हमारा पीएनएल का कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट क्या है, हमारा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट क्या है। उसके अलावा हमने एक दो छोटे और टॉपिक्स देखे, जैसे एडजस्टेड परचेजेस क्या होगा, ठीक है, COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने चीज़ें और सीखी और समझी। ठीक है, तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे HOTS क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सारे HOTS क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, वाई इज इट इनकरेक्ट टू हेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो बोल रहे हैं कि पीएनएल को हम हमेशा फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, हम एज ऑन 31 मार्च 2020 क्यों नहीं लिखते हैं? तो बच्चों क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि पूरा पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पूरा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बनता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या बनती है? बैलेंस शीट। बट पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या बनता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल। बट बैलेंस शीट हमारी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। अब देखो, वही सेम क्वेश्चन उल्टा घुमा के पूछा है, व्हाई इज इट इनकरेक्ट टू हेड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2020। भाई, तो बैलेंस शीट को फॉर द ईयर एंडेड लिखना क्यों इनकरेक्ट है? क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट तो फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट बनती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बनती है, पूरे पीरियड के लिए नहीं बनती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। सिंपल था। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम फॉर द ईयर एंडेड करके लिखते हैं। और बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बनती है, एट अ पर्टिकुलर डेट बनती है, इसलिए उसको हम एज ऑन या एज एट लिखते हैं। ठीक है, चलिए, give an example of an item which may have been treated wrongly as revenue expenditure and transferred to the trading account when it should have been treated as capital expenditure। तो एग्जाम्पल हमें देना है कि ऐसा कौन सा खर्चा, एग्जाम्पल दो कि जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में उसको हमने एक्सपेंस मान लिया, लेकिन उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है ना, उसमें हम वेजेस लिखते हैं। अब सपोज आपने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन वो वेजेस था क्यों? आपने एक मशीनरी इंस्टॉल करवाई। ठीक है, तो उसके लिए आपने वेजेस दी, तो वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी, उसको हमने रॉन्गली क्या डेबिट कर दिया एज वेजेस अकाउंट। बल्कि ये क्या होना चाहिए था? कैपिटलाइज होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट के, हमारे मशीनरी के कॉस्ट में, असेट अकाउंट के कॉस्ट में जोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, डज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज? नो, प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस आपका बताता है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सिंपल था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ प्रॉफिट। तो क्या बोल रहे हैं? हमारा पीएनएल अकाउंट है। ठीक है, अब बच्चों अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट बैलेंस यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड वाज ग्रेटर, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे हमें एक वो जो बैलेंस डालना पड़ा, डेबिट साइड के ग्रेटर होने के कारण वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट साइड पे हमारे सारे खर्चे होते हैं बच्चों, और अगर खर्चे ग्रेटर हैं देन द इनकम, तो क्या वो प्रॉफिट आएगा? बैलेंसिंग फिगर जो आएगा? नहीं, वो क्या आएगा? लॉस। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का टॉपिक है ये, तो क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ लॉस बिकॉज एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू। ठीक है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे तभी डेबिट बैलेंस आएगा। हाँ, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू आपका ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट पेड फॉर अक्वायरिंग गुडविल इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों, गुडविल का हमने एक बेसिक पढ़ा था जब हम डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, और इंटेंजिबल असेट्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं।
जैसे फिक्स्ड एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, हमने अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इनटैंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं, तो कहीं से भी वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अमाउंट पेड फॉर अक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि बच्चों ये असेट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ एन इनटैंजिबल एसेट, ऐसा असेट जिसको हम देख या छू नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विच इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट। आया समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बहुत सिंपल है। तो आपको बस ये लिखना है कि गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट का एक्विजिशन है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने एक अलग से एक लेक्चर किया है बच्चों, जिसमें हमने डॉक्टर मशहूर गुलाटी का एग्जाम्पल लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू कैरी आउट बिजनेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक साल के एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है जिसका बेनिफिट। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है। तो अगर आपने बिजनेस चालू करने से पहले उसका कुछ लाइसेंस वगैरह लेना था, वो लिया, तो वो लाइसेंस आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। आया समझ में। तो वो आपको लंबे समय तक फायदा देने वाला है, इसलिए कौन सा खर्चा हो गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। हमें पता है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस बनता ही किससे है, ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उससे हम लोग तीनों चीज़ें फाइनल अकाउंट जो है हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, वो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू पूरे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन 9, कैरेज इनवर्ड इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, वाई? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, हम जो परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स या जो भी गुड्स, उस पर जो हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रहे हैं वो हमारा कैरेज इनवर्ड्स हो जाता है, इसलिए उसको हम, वो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन से हम उसको लिंक्ड मानते हैं और इसलिए उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो कैरेज इनवर्ड्स इज द डायरेक्ट एक्सपेंस एज इट इज पेड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन 10, गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। तो बच्चों अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट से आप कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे? नेट प्रॉफिट में आपने जो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है, वो आपने क्या की होंगी, वो आपने प्लस की होंगी, उसको अब माइनस कर दो। और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस किए होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, उसको प्लस कर दो। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है क्या, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको तुरंत वो याद आ जाना चाहिए जो मैंने आपको पूरा एक फ्लो समझाया था यहाँ पे लिखकर लेफ्ट साइड में। क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो क्या आ जाएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने माइनस किए सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाय हीर मेहता इन 2005-06 वाज 8,50,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,50,000 था। इट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम वर 75,000 एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 1,87,500। तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों, क्या करना है आपको, आपको प्रॉफिट निकालना है। तो 8,50,000 क्या है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, 8,50,000 प्लस 75,000 माइनस 1,87,500। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 737,500। तो यही आंसर है आपका, सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द क्लोजिंग स्टॉक वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकें कि कितने के गुड्स आपने बेचे हैं, ठीक है, और उन गुड्स जिनको बेचा उनका कॉस्ट क्या था, तो उस अकॉर्डिंगली, और उन पर खर्चा क्या क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैचिंग प्रिंसिपल का आपने पढ़ा होगा, हमने अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ा था,
बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो टू मैच द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड विद द रेवेन्यू, तो जो गुड्स बेचे हैं उनका कॉस्ट और उसका रेवेन्यू कितना है वो मैच करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक भी लेना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, अंडर द लिक्विडिटी अप्रोच, तो लिक्विडिटी क्या होता है बच्चों? लिक्विडिटी मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे एसेट जिनको हम बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अंडर द लिक्विडिटी अप्रोच असेट्स विच आर मोस्ट लिक्विड आर presented at the bottom of the balance sheet comment. तो अंडर द लिक्विडिटी अप्रोच असेट्स विच आर मोर लिक्विड आर प्रेजेंटेड फर्स्ट। हमें बैलेंस शीट बनाते टाइम एक तो हमने ऑर्डर एज पर परमानेंस देखा है, तो जो ज़्यादा परमानेंट है जैसे फिक्स्ड एसेट वो सबसे ऊपर आएगा, और जो सबसे कम परमानेंट है वो दैट इज कौन सा? कैश इन हैंड, वो सबसे नीचे आ जाएगा। लेकिन इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी में बच्चों अगर बोला है बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे ऊपर क्या आएगा? आपका कैश इन हैंड आएगा, और सबसे नीचे क्या आएगा? जो सबसे ज़्यादा परमानेंट है, जिसको इजीली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में इतनी इजीली, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आपके सबसे नीचे आ जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं वो सबसे ऊपर आएंगे। बस यही था, कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन 14, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आर शोन इन द बैलेंस शीट, डू यू अग्री? तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज एट अ पर्टिकुलर डेट आर शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट पे असेट या लाइबिलिटीज क्या है वो दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं, ठीक है। इसलिए हम एज एट लिखते हैं हमेशा बैलेंस शीट के लिए। चलिए, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट whereas बैलेंस शीट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। कमेंट नहीं, गलत बोल रहे हैं। अ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पॉइंट स्टेटमेंट एंड अ बैलेंस शीट इज अ, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है बच्चों, तभी हम उसको फॉर द ईयर एंडेड ऐसे करके बनाते हैं, पूरे पीरियड का होता है। लेकिन बैलेंस शीट पॉइंट स्टेटमेंट है, वो पर्टिकुलर 31 मार्च को क्या स्टेटस है, कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है, वो दिखाता है हमारा बैलेंस शीट। लेकिन पूरे साल भर का क्या परफॉर्मेंस रहा वो दिखाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए आपका पीएनएल अकाउंट क्या होता है? पीरियोडिक स्टेटमेंट होता है, और बैलेंस शीट आपका क्या होता है? पॉइंट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा HOTS का, क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, से येस और नो विथ रीजन। तो बच्चों इसका हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था ट्रायल बैलेंस जब चैप्टर किया था तब क्या पढ़ा था हमने? क्लोजिंग स्टॉक में अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इफ एन एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटिंग टू क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी पास्ड। लेकिन इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोन ओनली ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। हमने देखा था कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास की है क्लोजिंग स्टॉक के अगेंस्ट तभी वो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा, वरना वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हमने पूरा एडजस्टेड परचेजेस वगैरह का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ट्रायल बैलेंस वाला चीज़ में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इस चीज़ को आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे HOTS क्वेश्चन सारे जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम सारे MCQs कवर कर लेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में MCQs डिस्कस करने के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों हम लोग अभी तक सारे इलस्ट्रेशंस देख चुके हैं डिटेल में, HOTS क्वेश्चंस देख चुके हैं और अब बारी है MCQs की। तो चलिए, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, समझे हैं, जाने हैं, उन्हें अब अप्लाई करने का समय आ चुका है। चलिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है? करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स या विद इन 4 ईयर्स। तो हम सबको पता है कि करंट लाइबिलिटीज हमेशा विद इन 1 ईयर आपकी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज इसलिए बोलते हैं, उसको 1 साल के अंदर आपको पे ऑफ करना रहता है। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है? जिसको आपको 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे ऑफ करना है या सेटल करना है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स ओन्ड बाय अ फर्म आर क्लासिफाइड एज। तो बच्चों कंप्यूटर्स अगर कोई फर्म ओन कर रही है तो वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो क्या हो जाएगा वो? टैंजिबल एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में नहीं आएगा कंप्यूटर्स, इंटैंजिबल एसेट्स में भी नहीं आएगा क्योंकि उसको हम देख और छू सकते हैं, और लिक्विड एसेट्स तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसको इतनी इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज डेबिटेड टू। तो बच्चों ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लॉस ऑन, अगर कोई पुरानी कार वार बेच रहे हैं उस पर हमें लॉस हो रहा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा,
तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ कार इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, परचेजेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको पता है हमारा जो गुड्स का कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स। ठीक है, तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। Income tax paid by a sole trader is shown on the debit side of the trading account, on the debit side of the P&L account, as deduction from capital in the balance sheet or as addition to capital in the balance sheet. तो इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर को हम हमेशा बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। अगर नेट प्रॉफिट का फायदा किसको मिल रहा है, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, फायदा किसको मिल रहा है, ओनर को, तो इसीलिए उस पर जो टैक्स होगा, इनकम टैक्स होगा, वो भी कहाँ से एडजस्ट होगा, कैपिटल से ही एडजस्ट होगा, इसलिए उसको हम डिडक्ट करते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट से। चलिए, गुडविल क्या है, फिक्टिशियस एसेट, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, करेंट एसेट। तो गुडविल इज अ इनटैंजिबल एसेट, हमको सबको पता है, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। तो गुडविल एक ऐसा एसेट है जो इनटैंजिबल है। चलिए, देन रिटर्न इनवर्ड इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कहाँ से डिडक्ट करते हैं, सेल्स में से, सिंपल है। ठीक है, नेट सेल्स दिखाने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीनों चीजें आएंगी, क्या, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ये तीनों आइटम्स कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कभी भी ट्रायल बैलेंस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, हम सबको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर से हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो गुड्स का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं डायरेक्टली, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए, विच स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस। सबको पता है बैलेंस शीट दिखाता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट तो परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि किस तरह प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, लेकिन कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसका फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का या बिजनेस का, वो कौन दिखाता है, बैलेंस शीट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट, सारे चीज़ें ऑपरेटिंग, ये सही होगा बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हम फॉर्मूला देख चुके हैं बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इधर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जल्दी से, कैरेज आउटवर्ड वो होता है जो हम सेल्स कर रहे हैं, उस पर जो हम ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है, वो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कैरेज आउटवर्ड इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड असेट विच इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी इज अकाउंटेड एज। तो बच्चों किसी भी फिक्स्ड असेट पे ऐसा कुछ खर्चा कर रहे हैं जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका परफॉर्मेंस और बेटर हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा खर्चा जो है वो क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हम असेट की कॉस्ट में ही जोड़ते हैं। ठीक है, उसको हम कैपिटलाइज ही करते हैं उस खर्चे को। लेकिन हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर असेट को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए आप कुछ खर्चा कर रहे हो, ठीक है, डे टू डे खर्चा, कि हाँ थोड़ा बहुत छोटे मोटे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन असेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, इसलिए उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो जाएगा। चलिए आंसर हो जाएगा ए। क्लोजिंग स्टॉक शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है वो हमें कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, इसमें से कौन सी चीज़ नहीं दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, डेटर्स दिखाते हैं, पेटेंट्स दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डिस्टिंग्विश्ड, आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, मे और मे नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, मस्ट नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डिस्टिंग्विश्ड, आपका ए आंसर हो जाएगा। दोनों डिस्टिंग्विश होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग होता है, इम्पैक्ट अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर, ये भी डिस्टिंग्विश्ड होते हैं बच्चों। कैपिटल रिसीट्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड टू, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी है वो कहाँ पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, परचेजेस अकाउंट में जाएगा। तो बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो वो हमारा कुछ जो डायरेक्ट होंगे वो ट्रेडिंग में चले जाएंगे, जो इनडायरेक्ट है वो पीएनएल में चले जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू इनकम इज ट्रांसफर्ड टू, वापस बच्चों ये सेम, रेवेन्यू इनकम हमारी कहाँ पे ट्रांसफर होगी? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? बी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस? तो आप सबको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे असेट्स वगैरह जो भी हुए, फिक्स्ड असेट्स हो गए, वो हम सब कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बैलेंस शीट। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो कैपिटल रिसीट्स भी हम कहाँ दिखाएंगे बच्चों? बैलेंस शीट में। जितने भी रेवेन्यू आइटम्स है वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाते हैं। चलिए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज शोन एज एन असेट इन द बैलेंस शीट। भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब मेरे सर पे बोझ है कि मुझे पेमेंट करना है, तो वो असेट थोड़ी ना हो सकता है, तो ए तो होगा ही नहीं। बी, लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, बिल्कुल हाँ। ईयर एंड पे मेरे सर पे बोझ दिख रहा है कि मेरे को सैलरी पे करनी है, ठीक है, तो आपका बी लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट की तरह वो दिखेगा। और उसको एडजस्ट करेंगे पीएनएल अकाउंट में। हाँ, ये बच्चों हम एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी दोनों होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज। बच्चों हमने एक डॉक्टर मशहूर गुलाटी वाला देखा था, हमने पूरे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया है डिटेल में कि हमने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके लिए हमने उनको करोड़ों रुपए दिए। ठीक है, उसको लेकिन एक साल में नहीं खर्च करके थोड़ा सालों में बांट दिया, जितने साल तक हमें लग रहा है कि हमें ये उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये सब पूरा हमने कॉन्सेप्ट डेफर्ड रेवेन्यू का पढ़ा था। तो लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो इतना यूज होता है कि उसको हम एक साल में अगर चार्ज करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस दिखने लगेगा बिजनेस में। ठीक है, इसलिए उसको हम टुकड़ों में साल में थोड़ा करके दिखाते हैं और उसको थोड़े सालों में डिवाइड करके फिर खर्चा बुक करते हैं। चलिए, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन इज, तो अगर कोई मशीनरी खरीदी जिससे आपको प्रोडक्शन करना है अपने गुड्स का, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? बहुत ऑब्वियस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, असेट होगा वो आपका, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कंप्यूटर्स परचेज फॉर रीसेल, अब आपने कंप्यूटर्स खरीदा ताकि आप उसको बेच सको, तो कंप्यूटर्स क्या हो गया आपका? गुड्स हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? उसको खरीदना, परचेजेस क्या हो जाएगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, लेकिन कंप्यूटर अपने नॉर्मल लॉन्ग टर्म रखने के लिए, यूज़ करने के लिए आप लेते, तो वो क्या हो जाता है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर द मशीनरी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज। तो बच्चों जब मशीनरी को हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उस वक्त जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ताकि हम मशीनरी को रेडी टू यूज़ कंडीशन में ला सकें, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अभी तक मशीनरी रेडी टू यूज़ कंडीशन में आई नहीं है, ये सारे खर्चे हो रहे हैं उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन ओवरहॉलिंग अ सेकेंड हैंड मशीन परचेज। अब हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उसकी ओवरहॉलिंग हो रही है, रिकंडीशनिंग हो रही है ताकि उसको हम रेडी टू यूज़ कंडीशन में ला सकें,
ठीक है, उसको हम अभी वो सेकेंड हैंड है, लेकिन उसको यूज़ करने की कंडीशन तक लाने के लिए आपको ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल मेंटेन करने के लिए खर्चा होता तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता। बैलेंस शीट इज अ list of all accounts in the books of a business, an account showing trading activities of a business, an account showing financial position of a business as on certain date, a list of assets, liabilities and capital of a business at a certain date। ठीक है, तो बच्चों बैलेंस शीट और कुछ नहीं बल्कि एक लिस्ट है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, कभी भी बैलेंस शीट को अकाउंट मत बोलना। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, P&L अकाउंट होता है, ये बेसिकली लेजर अकाउंट्स होते हैं। बट बैलेंस शीट बेसिकली पूरा एक स्टेटमेंट होता है, लिस्ट होता है, जिसमें आप असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल दिखाते हो बिजनेस का एट अ सर्टन डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे क्या स्थिति है कंपनी की वो दिखती है। चलिए, तो बैलेंस शीट का भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इनमें से कौन सी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? बिल्कुल नींद में से भी उठ के बता देंगे। ए, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे MCQs सारे फिनिश होते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 18 के HOTS MCQs हो गए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, MCQ सॉल्व करने में मज़ा आया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। आपके सारे डाउट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।